हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2022 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी लिस्ट में नाम था, ठीक है, तो वो इस वीडियो को जो है कंप्लीटली देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ पाए कि आपको जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं। और एक आज जो है ऑफिशियल मेल भी सभी कैंडिडेट्स को मिल चुका है, तो अभी तक अगर आपने वो चेक नहीं करा होगा तो आप अपनी ईमेल आईडी चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने ये भी बोला है कि फ्यूचर में भी आप जो है अपनी ईमेल आईडी को एक्टिव रखना और कोई भी मतलब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी छेड़खानी मत करना। मतलब अपना जो भी आपका डैशबोर्ड है वहां पे ना तो कोई फोन नंबर चेंज करेगा ना ईमेल आईडी चेंज करेगा जब तक आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, वरना जो है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत जो है फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कोई काम मत करना। और बाकी अपनी ईमेल आईडी जो है रोज चेक करते रहना। इंडियन आर्मी की तरफ से जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन होगी वो ईमेल के थ्रू होगी, ठीक है। साथ ही अपने स्पैम फोल्डर भी चेक करते रहना। तो आज जो है इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड जो है आ चुका है वेबसाइट पे, डाउनलोड कैसे करना है। वो मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो अपलोड कर दी थी कल, ठीक है। तो कल शायद नहीं हुआ था एडमिट कार्ड वहां पर अपलोड, तो आज जो है फाइनली हो चुका है, तो आप जो उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को नहीं पता, किसी ने वो वीडियो नहीं देखी थी कि डाउनलोड कैसे करना है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूं। वहां से जाके आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख लेना और देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है इंटरव्यू के लिए या फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए वो कैसे डाउनलोड करना है। क्लियर है। और आपको कोई भी इश्यू होता है, कोई भी इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट होता है, वैसे तो मैं इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड और बाकी जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फ्यूचर में जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन कन्वे करता रहूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो इस मेल का सब्जेक्ट है इंटरव्यू शेड्यूल फॉर सिलेक्शन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 फॉर एमएनएस, ठीक है। डियर कैंडिडेट, द स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कंप्राइजिंग ऑफ टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, psychological assessment, interview and medical examination for selection to BSc Nursing Course 2022 is scheduled to commence, will be effective from 10 October 2022 at Base Hospital, Delhi, Kent. The list of candidate shortlisted has been displayed at, ठीक है। तो अभी तक कोई भी अगर ऐसा कैंडिडेट रह गया है जिसने अभी तक लिस्ट को चेक नहीं करा कि उसका उसमें नाम है या नहीं है, तो वो लिस्ट कैसे चेक करनी है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वो वीडियो आपको वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगी चैनल पर, तो वो भी आप एक बार जरूर देख लेना अगर किसी को नहीं पता कि रोल नंबर अपना कैसे चेक करना है। क्लियर है। अदरवाइज मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सभी ने चेक कर लिया होगा, सभी को पता है कि उनका जो रोल नंबर है या फिर रेफरेंस नंबर है वो है या नहीं है शॉर्टलिस्ट में। बाकी मेल जो है ये सभी उन्हीं कैंडिडेट्स को आएगा जिसका रेफरेंस नंबर वहां पर होगा, ठीक है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन था जिसमें लिखा था कि ये कैंडिडेट सिर्फ रिक्वायरमेंट पे बुलाए जाएंगे, उनको अभी कोई भी मेल रिसीव नहीं होगा, ठीक है। Second point is the admit card for the screening process has been released and can be downloaded by the shortlisted candidates only whose interview dates has been scheduled at Base Hospital, Delhi, Kent as published in the official website, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल भी बता दिया था। तो फाइनली आज जो है आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका है। कैसे डाउनलोड करना है नहीं पता, वीडियो देख लो, वीडियो का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है। उसके बाद है यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट योर विलिंगनेस टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन स्क्रीनिंग एट plan.plan15 at nic.in फॉर कंफर्मेशन ऑन और बिफोर 8 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो देखो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो ये सबको करनी है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट योर विलिंगनेस टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन स्क्रीनिंग एट, ये ईमेल आईडी आपको दी गई है, ठीक है। इस ईमेल आईडी पर आपको जो है अपना एक मैसेज वहां पर सेंड करना है कि यस आई एम विलिंग टू अपीयर इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस। इस तरीके से आपको जो है एक डिक्लेरेशन वहां पर दे देना है, एक विलिंगनेस वहां पर शो कर देनी है कि हाँ भाई मेरा इस तारीख को जो है शेड्यूल किया गया है और मैं जो हूं इसको ज्वाइन करूंगी, मैं वहां पर जो है प्रेजेंट रहूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक ईमेल जो है छोटा सा 2-3 लाइन का वो आपको कर देना होगा, ठीक है। और करना उसी ईमेल आईडी से जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, क्लियर है। और ये ईमेल आईडी यहां पर लिखी हुई है plan.plan15@nic.in, क्लियर है। इस ईमेल आईडी पर रिप्लाई मत कर देना, मतलब जिससे आपको मेल आया, बल्कि इस ईमेल आईडी को यूज करना जो इन्होंने मेंशन करी है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपको जो है ये बताना पड़ेगा कि आप जो हो अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए वहां पर आ रहे हो, जो भी आपको डेट दी गई है। तो ये 8 अक्टूबर 2022 तक आपको ये काम कर लेना है, क्लियर है। तो आज ही कर लेना या कल कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद है यू आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू कम फॉर द स्क्रीनिंग आफ्टर लाइट ब्रेकफास्ट एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। थैंक्स, जॉइन इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर लिखा है कि आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके आ सकते हैं,
मॉर्निंग में जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा उससे पहले आपको हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करना है। और कंफर्टेबल क्लोथिंग, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आप मतलब शूज पहनो, ठीक है, और मतलब ट्रैक सूट पहन के जा सकते हो, या टी शर्ट, या फिर मतलब जो लोअर है वो आप पहन के जा सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपना ड्रेसअप करके जाना वहां पर। तो बहुत ज्यादा कोई मतलब फैंसी क्लोथिंग नहीं चलेगी, सिंपल आपका टी शर्ट और ट्राउजर होना चाहिए और शूज होने चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके का आपका ये कंफर्टेबल क्लोथिंग हो गई मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। बाकी यहां पर अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आप जब डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरीके का आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा, जिसमें आपकी सभी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। अब यहां पर देखो, आपका जो है रेफरेंस नंबर इसमें दिया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट दिया है, आप चेक कर लो आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर मेंशन की गई होगी, डेट ऑफ स्क्रीनिंग। ठीक है, तो डेट ऑफ स्क्रीनिंग आपको अच्छे से चेक कर लेनी। जैसे इस कैंडिडेट की जो है, मतलब इन कैंडिडेट की जो भी जिनका एडमिट कार्ड मेरे पास है, तो इनकी डेट ऑफ स्क्रीनिंग यहाँ पर 25 अक्टूबर 2022 लिखा है। ठीक है, तो इनको 25 को मॉर्निंग में पहुंच जाना है, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे का लिखा है। ठीक है, तो यहां पर जो है डेट ऑफ स्क्रीनिंग और रिपोर्टिंग टाइम ये आपको अच्छे से नोट करके रख लेना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बना लो, अपनी टिकट्स बुक कर लो, और जहां मतलब दिल्ली जाना है सबको, तो दिल्ली कोशिश करो कि जो भी आपकी रिपोर्टिंग डेट हो उससे एक दिन पहले आप पहुंच जाओ। ऐसा नहीं कि सेम डे मॉर्निंग में पहुंच रहे हो 3-4 बजे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है दिल्ली का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब इतना ट्रैफिक है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उस सब से बचने के लिए जो है एक दिन पहले आप पहुंच जाओ तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 2022 की डेट मेंशन करिए, रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग के 7 AM। अब 7 AM दिया है, अगर आप थोड़ा सा भी लेट करते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये है कि 7 बजे का अगर आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है तो आप जो हो हॉस्पिटल के गेट के बाहर ये मानकर चलो कि मुझे 6 बजे तक पहुंचना है। 1 घंटा पहले आप मान के चलो कि इन केस एट दी लांथ आर जो है अगर कोई भी इश्यू आता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। ठीक है, तो 7 बजे अगर इस कैंडिडेट का रिपोर्टिंग टाइम दिया है तो वो ये सोच के चले कि मुझे 1 घंटे पहले वहां पर पहुंच जाना है। भले ही एंट्री ना हो, बाहर आप खड़े रहो, लेकिन आपको मतलब इस चीज का कंफर्मेशन हो जाएगा। मतलब एक तो ये है कि अगर आप बिल्कुल ही टाइम पर पहुंचते हो तो फिर आप पैनिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कि टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचो ताकि आपके माइंड को, आपकी बॉडी को रिलैक्स मिल जाए। ठीक है, ताकि आप कोई भी पैनिक ना करो। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरी तरफ से टिप्स है सभी के लिए। और यहाँ पर वेन्यू लिखा हुआ है बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, चनन सिंह पार्क, दिल्ली कैंटोनमेंट, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये सभी के में सेम होगा, बेस हॉस्पिटल का एड्रेस जो भी है। अब यहां पर नीचे की तरफ जब आप आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में आपका फोटो दिख जाएगा, और ये जो है आपको प्रिंट करा लेना है, ये जो आपका एडमिट कार्ड है। इसमें यहां पर राइट साइड में लिखा हुआ है पेस्ट योर फोटोग्राफ एंड सेल्फ अटेस्ट द सेम। तो ये वाला जो फोटोग्राफ आपका ऑलरेडी इसमें प्रिंट होकर आया है, इसी की आपको काफी सारी कॉपीज निकाल के रख लेनी है। ठीक है, उसमें से एक कॉपी जो होगी फोटो की, मतलब फोटो जो है आपका, वो आपको राइट साइड में जहां पर लिखा हुआ है पेस्ट योर फोटोग्राफ एंड सेल्फ अटेस्ट द सेम, यानी कि वहां पर आप फोटोग्राफ को पेस्ट कर लोगे और उसके ऊपर सिग्नेचर कर लोगे। मतलब सिग्नेचर कुछ इस तरीके से करने, मतलब या तो घर से मत ही करना, वो वहां पर सब करवा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। वैसे सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये होता है कि हाफ सिग्नेचर आपके बाहर पेपर पे होंगे और हाफ आपके फोटो पर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से सेल्फ अटेस्ट फोटो के ऊपर सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फोटो के ऊपर पूरा पूरा सिग्नेचर कर दिया, फोटो दिख ही नहीं रहा है, फिर ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब ये होता है कि नीचे से आप थोड़ा सा सिग्नेचर ऐसे मतलब डायगोनली जो है स्टार्ट करो, तो आधे लेटर्स जो है आपके सिग्नेचर के बाहर पेपर पे होने चाहिए और आधे जो है वो आपके फोटो के ऊपर नीचे होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सिग्नेचर घर से करना अवॉइड करना। ठीक है, मतलब घर से मत करना, वहीं जाके कर लेना, वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दे देंगे। ठीक है, और यहां लिखा है कि प्लीज नोट फोटोग्राफ अफिक्स शुड मैच विद द अपलोडेड फोटोग्राफ। ठीक है, तो वही सेम फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपका इस एडमिट कार्ड में लिखा है। और देखो, इंडियन आर्मी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी भी यहां पर जो है मतलब स्टूपिडिटी दिखाओगे इन सब चीजों में कि नहीं हम तो दूसरा फोटो लिया है, ऐसा होगा, तो वो बिल्कुल नहीं सुनने वाले। आपको 1 मिनट का रिलैक्सेशन वहां पर नहीं दिया जाएगा। दे विल जस्ट से यू कैन गो बैक। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें फॉलो करनी एकदम स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स है, जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं
तो फर्स्ट वाला पॉइंट यहां पर है, यू मस्ट ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ योर एडमिट कार्ड विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन इट, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री विदाउट द एडमिट कार्ड। ठीक है, अब देखो अगर इन्होंने 2 कॉपी लिखी है एडमिट कार्ड की, आप 4 करा के ले जाना, आपके पास एक्स्ट्रा हमेशा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो पता नहीं होता कि जिस लोकेशन पर आप जा रहे हो वहां पर आसपास कोई फोटोकॉपी की शॉप है या नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सारा इंतजाम पहले से रखो, और थोड़ा सा ज्यादा रख लोगे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो 2 एडमिट कार्ड की कॉपी अगर इन्होंने लिखी है, तो अगर सपोज आपसे कोई गलती हो गई तो आपके पास जो है एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक है, ताकि मतलब कोई इशू ना हो एंड टाइम पे। तो यह है कि 2 फोटोकॉपी लिखी है तो आप 4 करा लेना। क्लियर है? उसके बाद लिखा है कि एक फोटोकॉपी जो भी होगी उस पर आप फोटो अपना चिपका देना और सेल्फ अटेस्ट करना है। वो मैंने बता दिया कि सिग्नेचर घर से मत करना, वहीं जाके घर लेना। उसके बाद लिखा है वेयरिंग ऑफ N95 मास्क एंड कैरिंग हैंड सैनिटाइजर इज मैंडेटरी। तो देखो इन्होंने लिखा है कि मैंडेटरी है, तो मतलब मैंडेटरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि हम तो एग्जाम गए, मतलब एग्जाम सेंटर पे गए थे, काफी सारे हमने एग्जाम्स दिए, वहां पर भी ये सब लिखा होता है और फिर वो लोग कुछ पूछते तो है नहीं, मतलब। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। अगर इन्होंने लिखा है कि N95 मास्क आपको जो है वो लेकर जाना है, आपको कैरी करना है, पहनना है वहां पर, और हैंड सैनिटाइजर साथ में लेकर जाना है, तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। तो सब लोग N95 मास्क खरीद लेना, वो सर्जिकल मास्क मत खरीदना, क्योंकि इन्होंने यहां पर स्पेशली आपको मेंशन करा है N95। ठीक है, तो N95 आपको 50-60 रुपीज का मिल जाएगा अच्छा सा, तो वो आप ले लेना। और एक छोटा हैंड सैनिटाइजर जो है, ठीक है, तो वो भी आपको 30-40 रुपए का मिल जाएगा, तो वो एक ले लेना। ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री इनसाइड द स्क्रीनिंग सेंटर विदाउट फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर, हाउएवर यू मे बी आस्क्ड टू रिमूव योर मास्क ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो सेंटर के बाहर जब आप खड़े हो तो आपको मास्क पहन के रेडी रहना है, एक छोटी सैनिटाइजर की बोतल आपके हाथ में होनी चाहिए, नहीं होगी आप अंदर नहीं जा पाओगे। लेकिन इन्होंने लिखा है कि अंदर जब आप जाओगे तो जब आपको वो बोलेंगे कि आप इसको उतार सकते हो तब आप उतार लेना। ठीक है, लेकिन एंट्री आपको पहनकर ही करनी होगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है ऑल कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सभी का वैक्सीनेशन हो चुका होगा ऑलरेडी, क्योंकि सभी ने नीट का एग्जाम दिया तो उस टाइम पे भी शायद मांगा था। तो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं करा है अभी तक, या किसी को नहीं पता डाउनलोड कैसे करना होता है, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे कुछ करना नहीं है, जो भी आपने वैक्सीनेशन करवाया है या तो आपका डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप जो हो सीधे गूगल में सर्च करना, जो भी आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी लगवाई होगी तो उसमें डाल देना कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, या मतलब वैक्सीन सर्टिफिकेट इस तरीके का कुछ भी जो भी है। ठीक है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, पोर्टल एक ही है उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। तो गूगल से सर्च करके आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहां पर डालना होगा जो आपने वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। ठीक है, तो वो डाल के आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। कोई इशू हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, और एक चीज ध्यान रखना कि N95 मास्क इन्होंने जो लिखा हुआ है तो आप एक एक्स्ट्रा कैरी करना, क्योंकि कई बार पता है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मास्क टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है The following documents or certificates are to be produced in original along with one set of self-attested copy of all documents। ठीक है, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपके सामने नाम लूंगा, ये सब आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं, और इनकी जो है एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, अब किसी का अगर कोई ऐसा केस है कि किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं पर जमा हो रखे हैं, तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं उनको एडवाइस कर दूंगा कि क्या क्या वो कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो यहां पर एक सेट लिखा है, आप 2-2 सेट सबकी फोटोकॉपी करा लेना। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है नीचे आप अपने सिग्नेचर कर देना बस। ठीक है, तो क्लास 10 की मार्कशीट हो गई, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट कई बोर्ड्स में एक ही होते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आपको एक ही लेकर जाना होगा। लेकिन ये चेक कर लेना कि आपकी मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, अदरवाइज अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आपको कैरी करने होंगे ओरिजिनल, साथ में 2-2 फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की। तो क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपको अपने स्कूल वाला लेकर जाना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपके स्कूल वाला हो गया। ठीक है, और मतलब अगर आपने स्कूल में पढ़ाई करी, ठीक है, तो वही लेकर जाना होगा आपको। उसके बाद है नीट यूजी 2020 स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड का जो आप प्रिंट आउट निकाल लोगे। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया था। उसके बाद है गैप सर्टिफिकेट, व्हेन देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 2 years बिटवीन पासिंग ऑफ 10th एंड 12th एग्जामिनेशन, a certificate stating that the reason for the gap to be obtained from the principal of the school from where 12th completed। ठीक है, अब एक चीज यहां पर अच्छे से समझ लो, गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन कैंडिडेट्स को बोला है
जिनका 10th और 12th के बीच में 2 साल से ज्यादा का गैप है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, जब हम 10th करते हैं उसके बाद जब हम 12th करते हैं तो उसके बाद उसमें जो गैप होता है वो ऑलरेडी 2 इयर्स का गैप होता है। लेकिन कोई अगर ऐसा स्पेशल कैंडिडेट है जिसने क्या करा, 10th करा, उसके बाद सपोज 1 साल जो है बीच में पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी, उसके बाद उसने 11th में एडमिशन लिया, उसके बाद उसने 12th में एडमिशन लिया, तो अब जो है कितना गैप हो गया, 3 इयर्स का हो गया 10th और 12th में। यानी कि सपोज अगर 10th उसने 2015 में कराया तो 12th उसने 2018 में करा होगा, तो 2 साल से ज्यादा का गैप हो गया। तो वो उस केस में गैप सर्टिफिकेट आपको अपने प्रिंसिपल से बनवाना पड़ेगा, स्कूल वाले प्रिंसिपल से। ठीक है, बाकी किसी को भी कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं देना है। यहां पर समझ आ गई बात, जिनका 10th और 12th में 2 साल से ज्यादा का गैप है। 2 साल से ज्यादा का गैप मैंने समझा दिया आपको, 10th और 12th में ऑलरेडी 2 साल का गैप होता है। लेकिन अगर आपका कोई भी बीच में 1 साल आपने नहीं पढ़ाई करी, 10th और 12th के बीच में कहीं एडमिशन नहीं लिया था, तो उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट यहां पर देना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड एज रेगुलर स्टूडेंट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम स्कूल वेयर 12th कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये जो प्रूफ है कि आपने जो है अपनी पढ़ाई वो एज अ रेगुलर स्टूडेंट किया, आप प्राइवेट कैंडिडेट नहीं थे, ये आपको अपने स्कूल से बनवाना पड़ेगा। तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बोल रहा हूं सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अरेंज करवा लो। ठीक है, तो ये आपको स्कूल से मिलेगा, स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं आपके, आप उनको बोलोगे कि आप सर हमें ऐसे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए जिसमें ये सब मेंशन कराओ कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट था यहां पर। ठीक है, तो वो जो है आपको सर्टिफिकेट खुद से प्रोवाइड कर देंगे, और उसमें स्टैंप वगैरह लगवाना मत भूलना। स्टैंप और सिग्नेचर इज मैंडेटरी उन सभी सर्टिफिकेट में जो आप स्कूल से बनवा रहे हो। फिर नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जिस भी आप स्टेट को बिलोंग करते हो वहां का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, जिसे हम स्थायी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये बताता है कि आप उस स्टेट के बोनाफाइड रेजिडेंट हो। फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ SC और ST इफ एप्लीकेबल फ्रॉम नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हर फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। ठीक है, तो सपोज अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, और ये सभी जो भी मतलब क्या बोलते हैं अथॉरिटीज लिखी हैं, इन्हीं अथॉरिटीज का जो है आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। या तो आपका मजिस्ट्रेट का बना होना चाहिए, या फिर तहसीलदार का, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर का जो आपके एरिया का है। ठीक है, उनसे ही बना होना चाहिए। उससे नीचे अगर कोई बना कर देता है, जैसे कोई भी होता है सपोज वार्ड मेंबर ने बना के दी है, तो वो सब नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है डिपेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी और एक्स सर्विस पर्सनल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। तो अगर आपके फादर या जो भी मतलब कोई भी पेरेंट्स अगर सर्विस में थे, वो अगर एक्स सर्विस मैन है, तो वो अगर सर्टिफिकेट आपको लगाना है, आपने अगर मेंशन करा था पहले ऑलरेडी, तो वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जहां से वो बनता है वहीं से आपको बनवाना है। फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ वॉर विडोज डिपेंडेंट ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन डिपेंडेंट्स ऑफ डाइड एंड हार्नेस इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पेरेंट के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, या फिर वॉर विडोज हैं, या फिर डिपेंडेंट है पर्सनल के जो कि एक्शन में किल हो गए थे, ठीक है, या फिर डिपेंडेंट ऑफ डाइड एंड हार्नेस। ठीक है, तो ये अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो उनको उसका प्रूफ जो है वहां पर लेकर जाना पड़ेगा। फिर एनसीसी सीट सर्टिफिकेट, अगर आपने एनसीसी सीट सर्टिफिकेट जो है उसके वो है अगर आपके पास, अगर आप ले जाना चाहते हो तो उसे ले जा सकते हो, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पहले ही सब कुछ मेंशन कर रखा है, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाने होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट्स स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल ओनली पार्टिसिपेशन ऑफ 8th स्टैंडर्ड एंड अबव। ठीक है, तो आपने स्कूल में पार्टिसिपेट करा, स्पोर्ट्स में करा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में करा है, ठीक है, मतलब स्पोर्ट इवेंट्स में लिखा है, बाकी और कोई को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं लिखा। अगर आपने स्पोर्ट इवेंट्स में जो है पार्टिसिपेट करा है 8th क्लास या उससे ऊपर, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पर भी आपने करा हो, किसी भी लेवल पे करा हो, स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे, तो वो सर्टिफिकेट आप लेकर जा सकते हो, उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट है एफिडेविट विद कॉपी ऑफ FIR इन केस ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये जो है मुझे लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, सपोज ये उनके लिए लिखा है जिनके सर्टिफिकेट्स खो गए हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट अगर आपके खो गए हैं तो एक आपको FIR की कॉपी जो है लेकर जानी पड़ेगी, साथ में उसका एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, कि आपके जो सर्टिफिकेट्स खो गए हैं उनको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस तरीके से जो है ये ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए दिया गया। फिर लिखा है 10 कॉपीज ऑफ कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ वही लेकर जाना जो आपका एडमिट कार्ड में प्रिंट होकर आया है, ये मैं पहले से बोल रहा हूं। तो यहां पर 10 कॉपीज लिखी है, और एक ऊपर भी बोला था पेस्ट करने को, तो आप जो है अपनी 20 कॉपीज जो है अपनी फोटोग्राफ की जरूर निकलवा के रख लें। ठीक है, 20 फोटो ले जाओ, इन्होंने 10 लिखा है लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए।
फिर नेक्स्ट है, यू विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड विल नॉट लीव द स्टेशन टिल इट इज कंप्लीटेड एंड यू आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन. द कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन may take up to 3 to 4 days. Any query related to medical examination may be clarified from the president medical board. ठीक है, तो यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जाने का तो अपना रिजर्वेशन कंफर्म कर लो कि कब आपको जाना है, प्लानिंग कर लो, लेकिन आने का कंफर्म मत कर लेना पहले से, क्योंकि वहां पर जो 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है. ठीक है, तो ये नहीं है कि आपने सोचा कि 3-4 दिन में तो हो ही जाएगा, उसके बाद हम आ जाएंगे. तो टाइम जो है वो कितना भी लग सकता है वो खुद बता देंगे. तो जब तक वो फाइनल आपको वहां से ना बता दे कि आपका मेडिकल कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है, तब तक आप वहां से नहीं आ सकते उस स्टेशन को छोड़ के. मतलब दिल्ली को आप नहीं छोड़ सकते, आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा 3-4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता, जितना दिन भी वो बोलते हैं रहने को. ठीक है, जब तक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस चलने वाला है. ठीक है, तो पहले से अपनी कोई प्लानिंग अभी से वापस आने की मत कर लेना, सिर्फ जाने की करो. जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वो आपको जो है बता देंगे कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू मे लीव. ठीक है, उसके बाद है, you will be paid TA as per rules if you are an outstation candidate. Second class train fare from the place of residence to the place of screening and back is allowed as TA. However, where tickets at concessional rates are issued by railway authorities, it will be admitted at such concessional rates only. Claim for TA will be submitted by the candidate to the commandant of the hospital where screening is held, and the same will be paid by the hospital authorities only after being approved by the audit authorities. ठीक है, candidates are advised to have sufficient funds with them for their stay as well as return journey. Correspondence, if any, regarding payment of TA will be made directly with the hospital concerned. ठीक है, तो यहां पर देखो, ये TA का मतलब होता है ट्रैवल अलाउंस. तो ट्रैवल अलाउंस का मतलब होता है कि आप कहीं से ट्रैवल करके जा रहे हो और फिर वापस जो है अपने वहां से बेस हॉस्पिटल मतलब दिल्ली से जो है वापस जो है अपने घर जाओगे, तो उसके लिए आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ सेकंड क्लास ट्रेन टिकट का. मतलब सेकंड क्लास का जो ट्रेन फेयर है वो आपको यहां पर दिया जाएगा. समझ आगे बात, लेकिन आपको उसका टिकट दिखाना पड़ेगा. अब ये बात मतलब ये बात आप खुद समझ लेना. सेकंड क्लास ट्रेन टिकट का मतलब होता है बेसिकली जनरल. ठीक है, जो जनरल कोच होता है वो होता है आपका सेकंड क्लास. ठीक है, तो जो सेकंड क्लास कोच है मतलब जो जनरल कोच है उसका आपको फेयर मिलेगा, लेकिन ये है कि आप सब स्लीपर वगैरह में रिजर्वेशन करा के जाओगे तो उसका जो है फेयर आपको नहीं दिया जाएगा. ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल कोच में ट्रैवल करके आ रहे हैं और फिर वहां से वापस जाएंगे, तो उनको क्या है अपना टिकट वहां पर जमा करना पड़ता है. टिकट जमा करके जो उनको फेयर मिल जाता है. ठीक है, लेकिन अगर आप स्लीपर से जा रहे हो तब भी आप उनको बोल सकते हो कि हम ये लेकर आए हैं, तो अगर उनको कुछ देना होगा आपको ट्रैवल अलाउंस वगैरह तो वो आपको दे देंगे, उनसे बातचीत कर लेना. पर एसी वगैरह के मतलब अगर आप एसी कोचेस में जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो फिर शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये चीज यहां पर मेंशन की गई है. क्लियर है. बाकी इसमें लिखा है कि अपने रुकने वगैरह का जो भी इंतजाम है वो आप अपना खुद करोगे. आपको स्टे वगैरह के लिए जो भी खर्चा होगा वो आप अपनी तरफ से पे करोगे. ठीक है, वहां पर रुकने के लिए आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वो सब आपको खुद जाके प्लानिंग करनी होगी. उसके बाद है, एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ स्क्रीनिंग डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ठीक है, तो स्क्रीनिंग डेट जो वो चेंज नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर. द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2020 स्कोर्स. ठीक है, TOGIGE स्कोर्स एंड इंटरव्यू मार्क्स. तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ऑल इंडिया लेवल पे, वो नीट के स्कोर के बेसिस पे, TOGIGE यानी कि जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और जो जनरल इंग्लिश का टेस्ट होगा उसका स्कोर प्लस आपके इंटरव्यू मार्क्स, तो इन तीनों को मिला के जो मेरिट बनेगी वो आपकी फाइनल मेरिट होगी. ठीक है, द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट एंड वैकेंसी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस. ठीक है, तो फाइनल मेरिट जब बन जाएगी और आपका मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हो या नहीं हुए हो. क्लियर है. उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट दिस एडमिट कार्ड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022. मतलब इस एडमिट कार्ड से सिर्फ ये साबित नहीं हो जाता कि आपको जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिल चुका है. अभी बहुत कुछ करना है आपको. ठीक है, मेडिकल करवाना है, टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद अगर आपका नाम आता है तब आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होगा. ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी. आई होप सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो. कोई डाउट है, जैसे आपका कोई स्पेशल केस है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर सकते हो. मैं बार बार बोल रहा हूं, और इंस्टाग्राम पे इट्स मतलब फ्री फॉर यू, तो आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज जरूर कर सकते हो. ठीक है, बस यही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी और सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं. तो अपना जो भी अरेंजमेंट है जैसा भी है वो कर लेना. और मैंने बता दिया कि रिपोर्टिंग टाइम जो भी होगा उससे 1 घंटा पहले पहुंचने का टारगेट अपना रखना,
ताकि एंड टाइम पर जो है एट द 11th आवर जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। और जो भी आपकी रिपोर्टिंग डेट होगी उससे एक दिन पहले पहुंच जाना, ताकि आप कंफर्टेबल रहो, रिलैक्स रहो, ठीक है, अपनी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स रख सको, क्योंकि आपका वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। तो कोई भी एंजाइटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इन सब चीजों का प्लीज अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि चांस जो है वो बार बार नहीं मिलता। तो ऐसा ना हो कि इन छोटी सी छोटी मतलब गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। क्लियर है? तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए एंड सभी को जो है ऑल द बेस्ट। तो जिसका जो भी रिपोर्टिंग टाइम और रिपोर्टिंग डेट है उसको वहां उस टाइम पर पहुंच जाना है, मतलब बेस कैंप जो भी मतलब बेस हॉस्पिटल है, लेकिन दिल्ली आप एक दिन पहले पहुंचने का अपना टारगेट बना लेना, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी मैंने बता दिया। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 फोटोकॉपी, फोटोग्राफ आपको 20 लेके जाने हैं, 10 इसमें लिखे लेकिन मैं आपको 20 बोलूंगा, और एडमिट कार्ड की 4 कॉपी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। काफी ज्यादा लंबी डिटेल वीडियो हो गई, लेकिन ये है कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना जरूरी था।